हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। दोस्तों देखिए, हम लोग जो है ये आपका जो पेपर हुआ था 2019 में यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसी कांस्टेबल पुलिस के लिए जो है हम लोग अब यहाँ पे आज मैथ कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि इसकी जीएस और हिंदी कर चुके हैं। तो आज मैथ देखते हैं कैसा पेपर आया था और आप लोग इसमें कितने सही कर सकते हैं, जरूर देखिएगा और कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा कि कितने सही कर पाए हैं आप लोग। बाकी भाई जितने भी लोग इसको देख रहे हैं भाई, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। साथ ही जो भी नए लोग इसको देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की क्लास हम लोग पर डे करते रहेंगे। आपको ये मैथ ऐसे सिखा देंगे कि आप वहाँ पे जब बैठेंगे तो आपसे ये जो 38 क्वेश्चन आएंगे, कोशिश यही मेरी रहेगी कि आपको ये 38 में 38 आप सही कर सकें। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। लिखा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 और 72 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है। संख्या ज्ञात करनी है, छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे छोटी संख्या तो 8 हो जाएगी, लेकिन कैसे हो जाएगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड रुकिए जरा, इसके पेन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक, तो देखो उसने क्या कहा है कि बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या से 2 गुने से। तो जो छोटी संख्या होगी, ये लीजिए, छोटी संख्या कितनी हो गई x, और बड़ी कितनी हो जाएगी। तो उसने क्या कहा था, छोटी संख्या का 2 गुना कर देंगे और उससे 2 अधिक हो जाएगी। हमको ये 2 संख्याएं हो गई, आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि मेरे पास शायद जगह कम है, तो हम लोग उसी तरीके से सवाल को लगाएंगे। चलिए, अब उसने क्या, सब फार्मूला क्या होता है कि लासपा गुणे मासपा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो इधर तो हमारा ऐसे रहने दीजिए, 2 गुणे 72। इधर हम लोग जो है गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2x² प्लस 2। दोनों तरफ हम लोग 2 से भाग दे देंगे, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये बचेगा कितना, 72 बराबर में x² प्लस का x बचेगा। देखिए बेसिक सा फार्मूला है, बस आपको दिमाग लगाना है। अब क्या करेंगे, ये x² प्लस x माइनस का 72 ऐसे रखेंगे बराबर 0। 72 को एक तरफ कर लिया, तो अब हम लोग इसके फैक्टर कर देंगे। तो 72 के फैक्टर करने के लिए ये लीजिए, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 9 और 3 से 1। तो इसके फैक्टर हमको मिल जाते हैं 2, 2, 2 और 3, 3। तो यहाँ से ये 2 मिलके 8 बना देगा, ये 8 बना देगा, ये 9। तो 8 और 9 का जो है, 9 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पे 1 भी बच जाएगा, और 8 और 9 का गुणा 72 भी हो जाएगा। ये द्विघात समीकरण होता है। तो यहाँ पे x² प्लस का 9 माइनस का 8 x माइनस का 72 बराबर में 0। ठीक है, ये x² प्लस 9x माइनस का 8x माइनस का 72 इक्वल टू 0। फिर देखिए यहाँ से x निकाल लेंगे कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 9, फिर यहाँ से माइनस का 8 निकल आएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 9। ठीक, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस, ये बराबर में 0 चलता रहेगा। एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 8, एक में आ जाएगा x प्लस 9। अब दोनों ब्रैकेट जो है 0 के बराबर हो जाएंगे, तो जो इधर प्लस का है वो उधर माइनस का हो जाएगा, जो इधर माइनस का है वो प्लस का। तो यानी कि x बराबर 8 मिल जाएगा, और यहाँ से x बराबर हमको माइनस का 9 मिल जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये 2 चीज़ें मिल गई हैं। तो अब देखिए, माइनस संख्या तो ले नहीं सकते हैं, हमको प्लस लेना है, तो इसलिए यहाँ पे ये आपका 8 आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, पानी बहुत तेज़ी से बरस रहा है, अगर आपको कुछ आवाज़ आती है तो उसको मैनेज कर लीजिएगा। चलिए, ये लिखा है 4/5, और ये लिखा है, जो अनुपात का मतलब होता है उसका मतलब होता है भाग। ठीक, बटे में 10। यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा, समानुपात का मतलब x बटे में 6। ये यहाँ पे भाग का आंसर लग जाएगा, यहाँ पे 9 बटे में 1 आ जाएगा, बटे में पूरे 2। तो इसको अब जो हम पलट के लिख लेंगे, 4/5 गुणे 1/12 बटे में पूरे के 10 इज इक्वल टू, ये x बटे 6 रहेगा, क्योंकि जो चीज़ भाग में लिखी होती है भिन्न में वो पलट जाती है, मतलब गुणे होके पलट जाती है, साइन बदल जाता है गुणे में। चलिए, तो अब यहाँ से देखिए, 4 एकम 4 तियाँ 12, तो ऊपर कितना बचेगा, 1/15 बटे में 10 इक्वल्स टू, यहाँ पे यह आ जाएगा x बटे में 9 छाक 54 बटे में 2। ठीक है, अब जो चीज़ नीचे वो पलट के ऊपर, और जो चीज़ ऊपर वो पलट के नीचे। तो हमको यही करना है। तो देखो यहाँ पे ये 10 जो है ये यहाँ पहुँच के ऊपर पहुँच जाएगा ऐसे, और ये 2 जो है यहाँ पहुँच जाएगा। तो आ जाएगा 10 बटे में 15 बराबर में आ जाएगा 2x बटे में 54। तो ये 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 2 एकम से 2 एकम चढ़ जाएगा, 3 एक से 18 बार चला जाएगा। तो x बराबर हमको 18 मिल जाएगा। यही आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए, 800 के 85%, तो ये लीजिए 800
का 85/100। फिर उसने क्या कहा 120% जो आंसर आएगा उसका 120% कर देंगे। फिर जो आंसर मिलेगा उसका 40% और निकालना है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये जीरो से ये से ये। अब देखिए कुछ नहीं करना है, 4 से ये चला जाएगा 25 बार, 5 से 5 बार चला जाएगा, ये 17 बार चला जाएगा। अब हम इससे इसको भाग देंगे तो यहाँ पे 2.4 आ जाएगा। अब हम इनकी सबकी गुणा कर देंगे, 8 गुणे 17 गुणे 2.4, तो हमको मिल जाएगा आंसर 326.4। ये आंसर मिल जाएगा जो कि सबसे नज़दीक यहाँ पे है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था आयोग की तरफ से। फिर देखिए यहाँ पे लिखी है कोई वस्तु जो है 300 में खरीदी जाती है। ये लीजिए भाई 300 में खरीद ली हमने। अरे भाई 300 लिख जाओ। ये 350 रुपये उसकी मरम्मत पे खर्च कर दिया, तो हमारे पास कितना हो गए 350। ठीक। फिर उसने कहा कि इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए जो कि लागत मूल्य का 10% है। तो अब देखो यहाँ पे जो है हमारे पास अभी तो ये क्या थी, वस्तु खरीदी गई तो उस पर 50 रुपये, तो अब ये जो है अंकित मूल्य निकाल करेगा, फिर वहाँ से लागत मूल्य, तो उसका जो है 10% यानी कि 110% कर दीजिए। तो यहाँ पे ये 0 0 0 0 कट जाएगा, तो 11 पचे 55 और 11 तियाँ 33 और 5 38, 385 आ जाएगा। अब उसका 20% लाभ यहाँ से निकाल दीजिए, 120/100। तो 20 छंगा 20 पंचे 5 सत्ते और 5 सत्ते, तो 7 छंग 42, 4 हासिल, 7 छंग 42 और 4 46। ये लीजिए भाई 462 आंसर आ गया। मुझे पता है कि अभी कुछ लोग इसमें भाई कमेंट भी कर सकते हैं, कहेंगे कि सर जी आप इतना फास्ट लगा रहे हो। देखिए फास्ट नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर अभी ये प्रीवियस ईयर का पेपर है भैया, यहाँ पे हम आपको सिर्फ चीज़ें समझा रहे हैं, आपका ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या होगा कि हम आपको अभी चीज़ें समझाने के लिए टाइम अभी खर्च करेंगे तो भाई ये 1-1.5 घंटे का पेपर हो जाएगा, और अभी हम आपको सिर्फ ये सॉल्व करके बता रहे हैं कि देखिए ये सवाल ऐसे लगेंगे, और आप अपने आप इन सवालों को लगाइए। आप जब इन सवालों को लगाएंगे तो आपको वहाँ से क्या होगा कि ये सवाल आपसे यहाँ से ये बता देंगे कि भाई आप कितना सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लागू होने वाली कुल प्रतिशत त्रुटि। अब जब 20% और 10% की लगातार छूट दी जाती है, जब भी कभी इस तरीके का सवाल आपको मिले तो इसमें आप 100 गुणे 20% की जो है यहाँ पे छूट दी गई तो बचा कितना 80, ये यहाँ पे लिख लीजिए। फिर गुणे 10% की छूट दी गई तो कितना बचा 90 0। ठीक, ये 100 से 100 चला जाएगा, ये 0 0 0 चला जाएगा, बचाएगा कितना यहाँ पे 72। हमारे पास थे कितने 100, जिसमें से 72 आए हैं छूट देने के बाद, तो बचा कितना है 28। यानी कि जो टोटल छूट दी गई होगी उसने, जो लगातार 2 छूटें दी हैं वो टोटल 28% के बराबर हो जाएगी। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यहाँ पे ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 रुपये के मूलधन पर, तो मूलधन का 5% की साधारण ब्याज पर इतना उसे ब्याज मिल जाता है। तो मूलधन का फार्मूला क्या होता है, तो साधारण ब्याज का, तो मूलधन दर हमको पता नहीं है, समय कितना लगा है 5 वर्ष बटे में 100 और बराबर में उसको ब्याज कितना मिल गया 440। तो 1 0 2 0 1 0 2 0 फिर 1 0 1 0 कट गया। अब ये आर जो है ये 5 यहाँ पे बटे में आ जाएगा, तो आर बराबर कितना मिल जाएगा 44। अगर 5 से इसको भाग देते हैं तो हमको 5 8 40 दशमलव लगेगा, फिर 0 5 8 40, ये आंसर मिल जाएगा। फिर लिखा हुआ है कि एक कलाविद को ज्ञात करें जिसमें 1000 रुपये के मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से उसे 331 रुपये मिल जाते हैं। देखो इसको लगाने के तो कई तरीके हैं, मैं एक अपना फॉर्मूला आपको बताता हूँ। ये ठीक है, जब 10% तो 10 बटे में 100% को 100 में बदल लीजिए, कितना मिला 1/10। तो इसको यहाँ पे जो है 1/10 कर दीजिएगा अगर, तो आप लोग यहाँ पे तो कितना मिल जाएगा 100। क्या हमको 331 रुपये मिल रहे थे कि 100, अभी तो 331 मिल रहे थे, तो यानी कि 1 साल और लगा होगा इसको, तो फिर 1 साल और लगा दीजिए। फिर यहाँ पे भी 1/10 निकल के आ जाएगा, तो 1/10 यहाँ पे भी कितना आएगा 100 मिल जाएगा। तो अभी तो 200 रुपये हुए हमारे पास, तो 331 रुपये ब्याज के थे, तो यानी कि 1 साल और लगेगा। अब देखिए तो लेकिन अभी रुक जाइए, 1 साल लगाने से पहले यहाँ पे क्या है कि कोई जो हमारे पास ब्याज लगा चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगा होगा, तो इसका भी 1/10 कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो अब हमारे पास कितने रुपए बने हैं 210। क्या हमारे पास 210 रुपये आंसर आ रहा था? नहीं, तो इसका मतलब अभी 1 साल ब्याज और आगे गया होगा, तो यहाँ भी उसको 100 रुपये मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 1/10 निकल के आ रहा है। तब क्या हो जाएगा, अब तो अभी भी हमारे पास कितने मिले हैं 310 रुपये, लेकिन उसको 330 रुपये मिले थे। तो अब इसका मतलब है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगा होगा, तो ब्याज वाला ये वाला जो ब्याज यहाँ लगेगा जाके 10 रुपये इसको भी मिल जाएगा, फिर इस वाले 100 रुपये के भी 10 रुपये इसको मिल जाएंगे, और इसका 10 रुपये का 1 रुपया इसको मिल जाएगा। अब आप अगर इनको सबको जोड़ेंगे तो
31 रुपये निकल के आता है, यही है। अगर हम देखा जाए तो कितने साल लगे, 1, 2 और 3, बस 3 साल लगे, 3 साल इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन चलिए मैं इसको एक आपका जो ट्रेडिशनल मेथड है, मैं ट्रेडिशनल मेथड भी बता देता हूँ। ये तो ट्रिक थी, ये ट्रिक आपको अभी जब मैं आपको सिखाऊंगा आगे चल के, तो आप ऐसे करके लगाएंगे, आपसे 10 सेकंड में सवाल का आंसर आएगा, गलत नहीं आएगा, ठीक है। चलिए 1000 रुपये उसके पास थे, मूलधन था, उसको ब्याज मिला है 331 रुपये, तो उसका जो मिश्र धन होगा वो कितना बन जाएगा, 1331। हमारा फार्मूला क्या होता है कि मिश्र धन बराबर मिश्र धन कितना था, 1331, बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन कितना है, 1000, फिर क्या होता है 1 + r की पावर बाय r/100 की पावर n, ठीक है। तो ये 1000 इसके बटे में आ जाएगा, तो 1331, यहाँ पे 1000 बराबर r कितनी थी, 1 + r थी 10% बटे में 100 की पावर n, 10 से इसको काट देंगे, ये इसके साथ गुणा इसके साथ जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1331 बटे में 1000 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 10 एकम 10 और 11, 11 बटे में 10 की पावर n। अगर हम इधर साइड में भी अगर 11 बटे 10 ही बना लें तो हमको क्या मिल जाएगा भैया, तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, तो हमें खाली n और इधर वाले की तुलना करनी पड़ेगी। तो 1331 को देखते हैं, फैक्टर करते हैं, कितने के हो जाएंगे, तो 11 से जाएगा, 11 एकम 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 से फिर 11 बार, 11 से 11 बार, तो यानी कि 3 बार मिला, तो यानी कि 11 की घात 3 और 10 की घात 3 करते हैं तो हमको 1000 मिल जाता है। तो ये 11 बटे में 10 की पावर n, इधर भी 11 10 है, इधर भी 11 10 है, तो n की जगह पे कितना लिखा है, 3, तो यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 3। चलिए फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 जो है साझेदार हैं A B C, जिसमें 4/6 के अनुपात के लाभ कमाते हैं। यदि C का हिस्सा A की तुलना में 200 रुपये ज़्यादा हो तो उसे लाभ, उनके कुल लाभ ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, आपको बेसिक सा क्वेश्चन है, इनका टोटल करिए, कितना हो जाएगा, 4 + 5 + 6 बराबर कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। तो यानी कि जो टोटल होगा ये 15 है। तो देखो उसने किसका कहा, C का हिस्सा, C का हिस्सा क्या है, ये 6, तो 6 बटे में 15 आया था टोटल, तो ये x टोटल लाभ होगा, उसमें से एक C का हिस्सा ये है। अब टोटल A का हिस्सा ये है, तो A बटे में टोटल किसका, इसका, बराबर में 200। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 6x बटे 15 माइनस 4x बटे में 15 इक्वल टू 200। अब यहाँ पे क्या है, इनके आधार बराबर हैं, ठीक है, इनके आधार बराबर हैं, तो जब आधार बराबर होते हैं तो डायरेक्ट घटा दिया या जोड़ दिया जाता है। तो 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2x बटे में 15 इक्वल टू 200। 2 से ये 3 एक बार चला जाएगा, और ये 15 जब इधर जाएगा तो 100 से गुणा हो जाएगी, तो x बराबर 15 गुणे 100 आ जाएगा, तो यानी कि x बराबर 1500 इसका आंसर हो जाएगा। ये लीजिए भाई 1500 आंसर। फिर लिखा हुआ है 3 साझेदार A B C ने 2 3 4 के अनुपात में लाभ कमाया, एक नया साझेदार D शामिल हुआ जिसने A और C को प्रत्येक शेयरों में से एक आधा हिस्सा लिया है। तो किसके किसके, A और C, तो A का हिस्सा कितना है 2, और B किसका, C का हिस्सा कितना है, जिसने A और C से, अच्छा C का हिस्सा कितना है 4 है, तो 4, और उसने क्या कहा था, शेयरों में से आधा लिया है, तो इसका आधा कर दीजिए, कितना मिल जाएगा, 6 का आधा कितना हो जाएगा, बराबर 3। तो यानी कि डी को हिस्सा कितना मिला है, 3 मिला है, और उसने क्या कहा, डी का हिस्सा 100 रुपये, यानी कि 3 जो है वो किसके बराबर है, 100 रुपये के बराबर है। अगर 3 100 रुपये के बराबर है, क्योंकि डी का हिस्सा अगर इतना है, तो अब आप सोचिए इन तीनों का हिस्सा कितना होगा, क्योंकि इन तीनों का ही तो हिस्सा हमको पता हो जाएगा। तो तीनों का हिस्सा कितना हो जाएगा, कि तो इन्हों कितने थे, 4 3 7 और 2 9, तो 3 का 3 गुना करने पे यहाँ पे 9 लाना है, कितना गुना होगा, मल्टीप्लाई 3 करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे भी हमको गुणे 3 करना पड़ेगा। आंसर कितना आ जाएगा, 300। ये लीजिए भाई 300 आंसर आ गया। छोटा सा नॉर्मल सा सवाल था, पिद्दू सा सवाल है। चलिए फिर देखिए लिखा हुआ, एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपये की दर से 7 वस्तुएं, 11 रुपये की दर से 9 वस्तुएं, 15 रुपये की दर से 14 वस्तुएं, तो कुल वस्तु की बिक्री मूल्य ज्ञात करें यदि माना जाता है कि औसत मूल्य पर 20% का लाभ होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब 10 रुपये की दर से उसने 7 वस्तुएं खरीदी, 11 रुपये की दर से उसने 9 वस्तुएं खरीदी, प्लस उसने 15 रुपये की दर से 14 वस्तुएं खरीदी, तो ये टोटल कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 70, ये बन जाएगा 99, ये बन जाएगा 15 चक्कू 60। तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा आपका 60, और ये टोटल बना देगा 379, 90 7 6 15, हाँ 379।
क्योंकि 7 और 6 15, 150, 150 में 100 जोड़ देंगे तो 14 पंचे 70 होता है यार, यहाँ पे 70 आएगा। ठीक है, 379 आ जाएगा। अब उसने क्या कहा था कि 379 तो जो है उस पर इसी पे क्या मिल जाएगा, 20% का लाभ। तो 379 का 120 अपॉन में 5 मतलब 100। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करके लेके आएंगे तो ये हमको मिल जाएगा 454.8। ठीक है, अब ये 454.8 तो मिल गया है, लेकिन ये क्या था, ये टोटल पे था। ये तो टोटल आया होगा, ये जो टोटल आया होगा, टोटल लाभ आया है 454.8 और अपॉन में टोटल कितनी वस्तुएं थी, 7 ये, 9 ये और 14 ये। 9 7 16 14 कितना होता है, 30। जब हम लोग इसको 30 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 15.6। तो भाई ये 3 एकम 3 बचेगा, 3 बचे 15, फिर 3 एकम 3, 3 6 18, 15.6 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 6 नहीं 15.16 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर ये आ गया। देखिए ये क्वेश्चंस मैं पहले आपको घर पे लगा चुका हूँ, फिर मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार मैं लाइवली यहाँ पे तुरंत बैठ के बता रहा होता हूँ तो कुछ चीज़ें यहाँ पे गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, मालूम हुआ हमसे फिर बैठ कर कोई सवाल फंस जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, टाइम खर्च हो जाएगा। चलिए फिर क्या लिखा हुआ, ए बी मिलकर जो है, जैसे a प्लस बी जो है करते हैं 1/12 दिन में, ऐसे ही इसको भी 1/1 तो यहाँ पे भी 1/b प्लस 1/c जब मिलके करते हैं तो 1/16 दिन में करते हैं। फिर 1/a प्लस 1/c जब करते हैं तो 1/24 दिन में करते हैं। अगर हम इन सबको टोटल करेंगे तो देखिए 2a बन जाएंगे, 2b बन जाएंगी, 2c बन जाएंगी। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c जब हम इनका टोटल करते हैं, ठीक है, और 1/2 बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सभी के पास जो है, अच्छा यहाँ पे रुकिए, थोड़ा सा आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो 1/2a प्लस 1/2b प्लस 1/2c इज इक्वल टू कितना था, 1/12 प्लस 1/16 प्लस 1/24। ठीक, तो यहाँ पे तो जो है 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा अंदर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c और यहाँ पे 1/2 कॉमन इक्वल टू यहाँ पे 96 इसका जो है एलसीएम आ जाएगा, 12 8 96, 16 छक्का 96, 24 चक्कू 96, 6 4 10 और 8 18। तो कितना मिल जाएगा इधर, इधर मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 6 4 10 और 1 18, 18/96 और इधर मिल जाएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1a प्लस 1b प्लस 1c। अब देखिए 2 से इसको भाग दे दीजिए तो ये आ जाएगा 48, अगर 2 से 24 तो 9, 3 3 9, 3 8 24। अब 3 से हमको सिर्फ 8 को भाग देना है, सिर्फ 3 से 8 को भाग दे दीजिए, 3 से 8 को। एक सेकंड दोस्तों, कुछ गलत हो गया है, कहाँ पे गलत हुआ अभी मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। देखिए गलती यहाँ पे ये हुई है कि ये लिखा था 18/96 और जो इधर 2 लिखा था वो यहाँ आके गुणे में हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको भाग देना है, लेकिन भाग देना किससे, 18 से इसको देना है। तो 2 एकम 2 नेम 18, 9 से 96 को भाग दे देना है, 9 से 96 को भाग देंगे तो 9 एकम 9 बचेगा 6, ना जाने का सिफर, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 9 छाक 54, 9 सतत फिर, तो यहाँ पे ये 10.0.7 आ जाए, 6.7 आ जाएगा।
चलिए फिर लिखा हुआ है एक आदमी 5 घंटे में यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और फिर दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका फार्मूला होता है कुल दूरी हमें पता नहीं तो x हो गया, कुल समय कितना लगा था 5, कुल दूरी बटे कुल समय बराबर होता है औसत चाल। औसत चाल का फार्मूला क्या होता है 2 इंटू पहली चाल गुणे दूसरी चाल और पहली चाल प्लस दूसरी चाल। ठीक है, तो यहाँ पे ये x बटे में 5 बराबर में ये 2 गुणे 21 गुणे 24 ऐसे रखिए। यहाँ पे ये हो जाएगा 45, तो 5 एकम 5 नेम, तो 3 तियाँ 3 सत्ते और 3 एकम 3 अठे 24, तो 8 सत्ते 56, तो 8 2 गुणे 7 गुणे 8, 7 दूनी 14, 14 अट्ठे 112, तो 112 आपका ये आंसर आ जाएगा। चलिए 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात ये दे रखा है और दूसरी रेलगाड़ी जो है 5 घंटे में इतना जाती है। तो चाल बराबर क्या लिखा है, चाल उसकी चाल दे कितनी रखी थी 6, और क्योंकि ये रेशियो में है तो दोनों जगह पे x हो जाएगा। ठीक, तो 6x बराबर, और चाल का फार्मूला क्या होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी थी 450 जाती है कितने घंटे में इतने, तो इतना 9 0, तो 6x बराबर हमको मिल गया 90। तो यहाँ पे x बराबर हमको कितना मिल जाएगा 90 बटे में 6, तो 6 बटे 15 आ जाएगा। ठीक, तो ये 15 आ जाएगा, तो यानी x बराबर 15 आ गया है। अब हमसे क्या पूछा गया था लास्ट में, तो पहली रेलगाड़ी की गति, तो पहली कितनी थी 5x, तो 5x थी, तो 5 x की जगह 15 रख दीजिए, कितना मिल जाएगा 15 पचे 75, तो ये लीजिए भाई 75 इसका आंसर आ गया। एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। तो चौड़ाई पहले मान लीजिए, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 3 गुनी है, तो 3x हो जाएगा। ठीक, भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है आयताकार का लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो x गुणे 3x बराबर में 768, तो इधर मिल जाएगा 3x स्क्वायर बराबर में 768। अब देखिए तो x स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा 7 6 8 बटे में 3, 3 एकम 3 दूनी 6, फिर बचेगा 1, 3 बचे 15, 3 छाक 18। ठीक, ये मिल जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर हमको मिल गया 256, तो x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 256, ये मिल जाएगा 16। ठीक, तो हमको x की जो है वो x कितना मिल गया है 16, तो जो चौड़ाई थी वो 16 हो जाएगी क्योंकि ये x थी, और लंबाई कितनी हो जाएगी उसकी 3 गुनी थी, तो ये 48 हो जाएगी। अब उसने क्या कहा कि परिमाप क्या होता है ट्रू ब्रैकेट के अंदर L प्लस B, तो 16 8 64 हो जाए, 16 48 64 हो जाएगा गुणे में 2, तो 64 दूना हो जाएगा 128, तो यानी कि उसका जो परिमाप आ जाएगा 128 मीटर आ जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है, लिखा हुआ है 3 अंकों की संख्या ABC है जिसमें A 100वां स्थान पर और B 10वें स्थान पर, 3 इकाई के स्थान पर। ठीक है, तो इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, फिर इस संख्या को ABC के रूप में पुनः लिखा गया तथा इसे 7 11 13 से लघुत्तम समापर तक, तो 7 11 13 देखिए इसका सीधे 11 7 77 और लघुत्तम निकालना 13 7 91, 13 7 91 और 9 क्या हो जाएगा 100 हो जाता है, तो हमको ये मिल जाता है। ठीक, 1001 विभाजित किया गया है, परिणाम क्या होगा, तो देखो ये जो हमारे पास संख्या है, जब हम 3 अंकों की संख्या जो होती है उसको 1001 से यानी कि इस नंबर से क्या करते हैं गुणा करते हैं। ठीक है, तब क्या हो जाता है, तो इसकी पुनरावृत्ति होने लगती है। क्या होने लगती है पुनरावृत्ति। जैसे आप क्या करेंगे, आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझा देता हूँ। जैसे कितना लिखा था 1101, अब इसकी 3 अंकों की संख्या मान लीजिए हमारे पास 3 अंकों की संख्या ही ये ले लिया। वरना आप कहेंगे ये तो सर आपने पढ़ रखा होगा, तो मान लीजिए हमने कोई बड़ी संख्या ले ली, क्या ले ली 999 ले लिया, 3 अंकों की संख्या 999 ले ली। अब इसका गुणा किससे करना है 1001 से, तो यहाँ पे देखिए 9001,
फिर 9001, फिर 9001। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ दीजिए, 9990, नहीं सॉरी 111। तो अब उसने क्या कहा है कि जब हम लोग 3 अंकों की संख्या को 1001 से गुणा किया जाता है तो उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है। तो देखो पुनरावृत्ति हो गई ना, 999111, ठीक है। तो इसलिए जो है इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो संख्या होगी वही आपको मिल जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ABC आ जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखा है कि 5 अंकों की संख्या ले रखी है, 44 से विभाजित होती है, और कौन सा अंक जो है x से विभाजित, इसको विभाजित कर सकता है। देखो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या लिखी हो तो ये जो 44 लिखा है, 44 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, ये 4 गुणे 11 में। तो ये संख्या जो है 4 से भी डिवाइडेबल होगी और 11 से। तो देखो ये 4 से तब डिवाइड होगी जब इसके पीछे के अंतिम 2 अंक जो होते हैं वो 4 से डिवाइड हो जाएं। तो 4 से डिवाइड होने के लिए अगर अंतिम अंक में 0 और 4 होगा तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, भैया हो जाएगा। अगर 4 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पे 2 और 4 होगा तो डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। फिर 4 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पे 3 और 4 होना चाहिए। देखिए 1 सेकेंड रुकिए, गलत हो गया। 4 से डिवाइड होने के लिए अगर x की जगह पे 0 होगा तो मिलके 0 और 8 मिलके 4 से डिवाइड होगा, हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड होने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे 2 रखेंगे तो 8 से तो डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। 4 से डिवाइड करने के लिए 3 रखते हैं और 8 से करते हैं तो हो जाएगा, नहीं होगा। 4 से डिवाइड करने के लिए नहीं, हमने 3 रखा ही क्यों, 3 रखना ही नहीं है क्योंकि सम संख्याओं को रखिए, क्योंकि 4 सम संख्या रखिए तो डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। फिर 4 के बाद 6 आता है तो 6, तो 17 चक्कू 68 डिवाइड हो जाएगा। फिर एक और बचता है यहाँ पे, 4 से इक्वल करने पे अगर हम 6 की जगह पे 8 और 8 रख देंगे तो हो जाएगा, भैया हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम जितनी भी सम संख्या रखते हैं तो यहाँ से सारी हो रही हैं। अब हमारे पास देखिए सम संख्या का तो यहाँ पे आंसर होगा, ये तो हमें कन्फर्म है। तो यहाँ पे हमने 2 ऑप्शन इसीलिए कट कर दिए क्योंकि यहाँ पे जो संख्या आनी चाहिए वो सम संख्या आनी चाहिए, तो भाई सम संख्या आएगी। अब देखो, अब सम संख्या में पहला ऑप्शन है 2, तो हम 2 ले लेंगे। तो 11 से, हाँ 11 से डिवाइड होने का तो रूल ही नहीं बताया। 11 से डिवाइड होने का रूल इस तरीके से यहाँ पे रख के बताता हूँ आपको कि 2, 4, 7 और यहाँ पे x और 8। अगर इसमें एक अंक छोड़ के आप इनको सबको सम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 2 9, 9 8 17, और ये कितना बचेगा यहाँ पे 4। अगर 4 की जगह पर अगर हम 2 रख लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 6। इनको जोड़ दिया जाता है, मतलब एक संख्या छोड़ के आपको जोड़ना है। और अगर इनको घटाने पे आपका आंसर या तो 0 आए या 11 आ जाए तो ये 11 से विभाजित हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे हमने भाई 2 तो ऑप्शन हट ही गए, बचा था 2, तो 7 2 9, 9 8 17, तो इनका जोड़ा हमने 17 आया। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, अब ये 4 और यहाँ पे 2 होगा तो 4 और 2 6 मिलके 17 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो दोस्तों कितना बचेगा, 11 बचेगा। 11 क्या है, 11 से विभाजित है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 ही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर लिखा हुआ है 256 के वर्गमूल। 256 का वर्गमूल होता है भैया 16, और 16 के वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल होता है 4 के गुणनफल, तो गुणनफल कर दिया तो 64 आ गया। अब गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। तो परिणाम का वर्गमूल 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8। तो ये लीजिए भाई 8। बताइए, मुँह जवानी सवाल हो रहा है और आपको इसमें क्या ही चाहिए। चलिए लिखा है यहाँ पे 2 कुर्सियाँ प्लस 1 मेज का मूल्य कितना है, 170 रुपये है। फिर 5 कुर्सियाँ और 4 मेज, इनका मूल्य कितना है, 530 रुपये है। ठीक, अब देखिए अगर हम पहले वाले कुर्सियों को बराबर करेंगे तो हम बराबर ही नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर 5 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे 2 से तब वापस होना पाएगा। लेकिन हम करेंगे ही क्यों, हम पहले ऑप्शन में क्या कर देंगे, हम पहले ऑप्शन में इसको बराबर कहाँ पे हो जाएगा, ये मेज वाला ऑप्शन बराबर हो सकता है, तो ऊपर 4 से गुणा कर लीजिए। तो जब 4 से गुणा करेंगे तो ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। तो 4 दूना 8x 8k प्लस 4 एकम 4 मेज और 17 चक्कू 68 680। तो यहाँ पे ये ऊपर वाला तो पोर्शन अब खत्म हो गया। अब इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो देखिए ये तो पूरा डिवाइड हो गया, 8 में से 5 जाएगा, बचेगा 3 के का हैगा माइनस का। फिर यहाँ पे माइनस, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 3 गया 5, 6 में से 5 गया 1। तो ये देखिए जी माइनस से माइनस चला गया, 3 से ये 3 5 15 0। यानी कि कुर्सी की जो कीमत आई है वो कितनी आ गई है, कुर्सी की कीमत हमारे पास कितनी आ गई है, 50 रुपये। तो अब हमारे पास जो कुर्सी की कीमत है तो उसने एक कुर्सी की लागत कितनी आ गई, 50 रुपये, उसने वही पूछा था। तो ये लीजिए भाई 50 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। बस देखो सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था इसमें।
देखो एक्स के पास बैंक खाते में कितने रुपए हैं, 90 रुपये और 53 पैसे हैं। ठीक है, उसने इतने कितने जमा कर दिए, उसने 67 रुपये 14 पैसे और जमा कर दिए। तो 4 3 7 5 और 1 6 7 9 6 15, ठीक इतने रुपए हो गए। और 70 रुपये 16 पैसे की उसने निकासी कर ली। तो 7 में से 6 गया 1, 6 में से 1 गया 5, 7 में से 0, 15 में से 7 गया 8, तो कितना बचा 87 रुपये 51 पैसे। तो ये लीजिए भाई आपका आंसर। सोचिए इतने बच्चों वाले सवाल आ रहे हैं और तब आप लोग कह रहे हैं कि सर जी ऐसा नहीं हो सकता। भैया बिल्कुल आपके नंबर 150 में, आपको 150 में 150 तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको 145 प्लस दिलाऊंगा नंबर, अगर आप साथ में बिल्कुल वैसे ही बने रहे। चलिए 2 कारें हैं, एक उभयनिष्ठ यहाँ से पॉइंट है, शुरू करती हैं। पहली कार उत्तर की ओर, आप बिल्कुल भी कुछ मत सोचा करें। इन ये सवाल जब भी आए तो आप अपने उत्तर जिधर भी जाएं तो बस याद रखना है, जरूरी नहीं कि आप किताबी फॉर्मेट पे चले, नहीं हमें ऊपर ही चलना है, ये हम बिल्कुल नहीं मानते। जैसे हमें पता है कि हम बैठे हुए हैं तो हमारा उत्तर इस साइड है, तो 2 कारें उभयनिष्ठ है, तो पहली कार जो है 10 किलोमीटर चली, तो ये 10 किलोमीटर चला ली हमने। फिर वो क्या करती है, बाएं मुड़ती है, तो ये बाएं मुड़ा दिया और 8 किलोमीटर चल दी। दूसरी कार 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ, तो ये दक्षिण की तरफ चलाई, कितनी 5 किलोमीटर, ठीक। और फिर वो क्या करती है, दाएं मुड़ती है और आगे 8 किलोमीटर चलती है, तो इसको भी 8 किलोमीटर चला दिया। उन कारों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 और 5 मिलकर कितना बना देगा, 15। तो इसका आंसर भैया 15 आ गया। देखो कुछ करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ से निश्चिंत रहिए। आपको मैथ और रीजनिंग में ऐसे सिखाऊंगा, मुँह जवानी सवाल आप लगाएंगे, इसके लिए बस आप साथ जो बने रहिए, जरूर देखिए। देखिए एक्स अपने शुरुआती बिंदु से 3 किलोमीटर चला, यहाँ से वो 3 किलोमीटर चला, किधर भी चला हमें नहीं मतलब है, ठीक 3 किलोमीटर चला। वह दाएँ मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, तो 8 किलोमीटर चला दिया। वह बाएँ मुड़ता है और आगे चलता है, ठीक है। अब आए तो मुड़ गया, आगे चल गया, लेकिन उसे ध्यान में आता है कि वह उस दिशा के विपरीत दिशा में है जिसे उसे होना चाहिए। उसने पूर्व में चलकर शुरुआत की थी, तो अब सोचो अगर उसने पूर्व में चलकर शुरुआत की थी तो ये भी तो पूर्व में ही चल रहा है, लेकिन उसने सोचा था, उसने यहाँ पे क्या कहा कि लेकिन उसे ध्यान आया है कि वह जो है उस दिशा के विपरीत में जिसे उसे होना चाहिए। उसे होना कहाँ चाहिए था, इधर, लेकिन वो चला गया इधर, तो ये पूरब है, तो उसे होना कहाँ चाहिए था, पश्चिम में। तो ये इसका आंसर, उसे किस दिशा में जाना है, तो पश्चिम दिशा में जाना है, बात खत्म। चलिए फिर देखिए एक्स जो है 5 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा करता है, तो उत्तर की ओर यात्रा करता है, ये लीजिए 5 किलोमीटर भाई उत्तर की ओर यात्रा करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ गया और 5 किलोमीटर। अब बाकी इस दिशा में जा रहा है, अगर वो इधर उत्तर था तो इधर क्या होगा, दक्षिण हो जाएगा, तो भाई दक्षिण हो गया। नीचे कथन और उसके 2 शीर्षक दिए गए हैं, निष्कर्ष दिए गए हैं, उसके कथन को सत्य मानना होगा। भले ही आमतौर पर ज्ञात तथ्यों को अलग प्रतीत होता है, आपको यह तय करना है कि दिए निष्कर्षों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमें लोगों को इसको जो कहा है वही मानना है। चलो तो पहला निष्कर्ष देखते हैं, उत्पाद की कीमत जरूर अधिक होगी। ठीक है, अच्छा ऊपर पहले कथन देख लेते हैं, कथन तो पढ़ा ही नहीं। कथन यह है कि कंपनी एबीसी ने निम्नलिखित नारे के साथ अपने उत्पाद का विपणन किया, आगे बढ़ें यदि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है तो इसे खरीदें। ठीक है, तो इसका मतलब है कीमत गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है, तो कीमत की गुणवत्ता का मतलब दोस्तों क्या होगा कि हमें भैया कोई भी आदमी क्या महंगा खरीदना चाहता है, नहीं खरीदना चाहता है, तो कीमत की गुणवत्ता का मतलब हमें सस्ता चाहिए। और आगे बढ़े, कीमत और उसकी गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है, तो कीमत हमारी प्राथमिकता का मतलब सस्ती होनी चाहिए, गुणवत्ता का मतलब अच्छी होनी चाहिए, तो इसे खरीदेंगे बिल्कुल भैया। तो उत्पाद की कीमत जरूर अधिक होगी। एक बात बताओ, जब हमारे लिए उसकी कीमत मायने रखती है तो अधिक होगी, क्या ये ऑप्शन सही हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं सही हो सकता है। तो ये ऑप्शन तो आप ऐसे करके कट कर दीजिए। उत्पाद की गुणवत्ता जरूर अच्छी होगी, हाँ गुणवत्ता अच्छी होगी तो हम उसे जरूर खरीदेंगे, तो इसलिए यहाँ पे निष्कर्ष हमारा 2 सही निकल रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर वही है कि कथन 2 का एक कथन दिया है, उसके 2 तर्क दिए होंगे। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, तो क्यों क्वेश्चन पढ़ के कब अपना टाइम खराब करें। लिखा क्या भारत जैसे विकासशील देशों में कारों को समाप्त किया जाना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम विकासशील हैं, अभी तो हम विकास कर ही रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर अगर कारों को ख़त्म कर देंगे तो हमारा तो विकास बहुत सी चीज़ों में रुक जाएगा। तो हम लोग एक बात बताइए, क्या इसको अगर हम लोग मानना चाहें तो ऐसा होना चाहिए? तो इसके बारे में ही नीचे दिया गया है। ठीक है, नहीं तो देखिए मैंने भी नहीं बताया था, इन्होंने भी पहला ऑप्शन नहीं बताया है। नहीं, देश का विकास करने हेतु सरकार को कदम उठाने के लिए एक कर आय के अच्छे स्रोत हैं, कार जो हैं आय के अच्छे स्रोत हैं, तो इसलिए सरकार उसको ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि हम लोग विकासशील हैं। ठीक है, हम लोग अपना विकास कर रहे हैं। तो अब देखिए फिर दूसरा क्या, हाँ इन कारों का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए नहीं किया जाता, ऐसा कोई इसका तर्क बनता ही नहीं है। तो पहला ऑप्शन सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा, तो केवल एक तर्क सही हो जाएगा। देखिए रीजनिंग के लिए मैं आपको इतना बताऊं कि ये जो कथन निष्कर्ष होते हैं बहुत सरल होते हैं, बस आपको समझने की बात आती है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ प्रत्येक प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, इसके कथन को सत्य मानना होगा, फिर भले ही वो गलत हो जो भी है। ठीक है, हमें नहीं बात करनी है इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना पहचान पत्र होना चाहिए। भाई तो भाई बहुत सही बात लिखी है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति के पास क्या है, अपना एक पहचान पत्र होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, आपातकाल के मामले में उस कार्ड से अपना रक्त समूह संपर्क के लिए पूरा पता, टेलीफोन नंबर का उल्लेख किया जाना चाहिए। ये भी सही है। निष्कर्ष फिर देखते हैं निष्कर्ष क्या निकल रहे हैं इसके। इसके निष्कर्ष निकलने, रक्त तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता है जब तक कार्ड में उसके समूह का उल्लेख नहीं किया गया। भैया अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके पास कार्ड नहीं है, अगर उसमें या कार्ड है भी अगर उसमें रक्त का जो है जिक्र ही नहीं किया गया कि आपके पास कौन सा आपका ब्लड ग्रुप है, तो क्या आपको ब्लड नहीं दिया जाएगा? दिया जाएगा, तब भी दिया जाएगा, जांच करके दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन का ऑप्शन गलत हो गया। किसी भी परिस्थिति में किसी को भी अपना फ़ोन नंबर नहीं भूलना चाहिए। देखिए ऐसा कोई कहीं पे भी कोई मतलब नहीं है कि नहीं भूलना चाहिए। भाई किसी की याददाश्त कमज़ोर है तो वो भूल जाएगा, तो इस चीज़ को भी यहाँ पे वैलिडेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी मतलब नहीं है। फिर यदि चोट घातक है तो पुलिस को इस जानकारी की आवश्यकता होती है। हाँ ये बात सही है, अगर मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उससे बहुत कुछ पता चल जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा कार्ड हो जिसमें आपके ब्लड ग्रुप भी लिखा हो, आपका फ़ोन नंबर भी लिखा हो, आपका एड्रेस लिखा है, तो पहले अस्पताल में क्या करेगी पुलिस, भर्ती करेगी, खून जो है आपको देखा जाएगा, आपका ब्लड ग्रुप ये है, तुरंत आपको ब्लड वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो तीसरा निष्कर्ष भाई यहाँ पे यही निकल रहा है। तो यहाँ पे तीसरा निष्कर्ष ही आपका सही हो जाएगा, बाकी आपके यहाँ पे एक भी सही नहीं होंगे। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे कि सिर्फ अपना दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है। चलिए फिर लिखा हो, कार्बेनियर शब्द के अक्षरों द्वारा कौन सा शब्द गठित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखो सी है, इसमें आर भी है और ए भी है और बी भी है, तो ये तो बनाया जा सकता है। फिर दूसरा देखिए 9 NIN, तो दूसरा एन तो नहीं, अभी हो सकता है ये ना बनाया जा सके। ठीक है, और देखते हैं क्योंकि यहाँ पे ये 2 बार आया है, इसमें एक ही बार आया है। फिर अभी इसके लिए हम ये बना सकते हैं कि ये नहीं बनाया जाएगा, तो चलिए ठीक है। फिर बेयर, तो BARE बेयर बन सकता है। राइस, तो RICE, ठीक, तो यानी कि यही ऑप्शन एक ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता इससे। चलिए फिर लिखा हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के स्वर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार नहीं है। अच्छा, स्वर का मतलब होता है हमारे पास वॉवेल कितने होते हैं, AEIOU, बस इसी क्रम में अगर जिसमें भी लगे होंगे वो सही है और जिसमें नहीं लगे हैं वो गलत हो जाएगा। तो देखो इसमें पहले A आया है, फिर E आया है, फिर I आया है, फिर O आया है। ठीक है, फिर U आया है, तो पांचों स्वर सही लगे हैं। ठीक है, फिर A आया है, E आया है, I आया है, O आया है, U आया है, ये भी सही लगा है। इसमें I आ गया है पहले, तो इसका मतलब यही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपके लिए ये आपके ये वर्णानुक्रम के अनुसार इसमें नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो आप लोग इतनी चीज़ तो समझ ही गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर लिखा हुआ 66 नंबर में, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से पहला शब्द दूसरे से संबंधित। पक्षी क्या करते हैं, चहचहाते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या लिखा है, भालू। भालू भैया कैसे बोलता है, भालू क्या करता है, गुरगुराहट करता है। क्या करता है, गुरगुराहट, वो घूम ऐसे करता है, तो याद रखिएगा उसको गुरगुराहट कहेंगे। चलिए फिर विकल्प दिए गए हैं। डॉक्टर जो है, डॉक्टर के पास उसकी हेल्प के लिए कौन होता है, नर्स होती है। और ऐसे ही उसके पास जब देखा जाएगा तो जज के पास उसकी हेल्प के लिए कौन होता है, तो उसके पास भाई वकील होता है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल पहले ही ऑप्शन में मिल गया, तो यही सही हो जाएगा, हमें आगे देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए फिर 68 नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है। चलिए छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, वो संबंधित हो तो हमें आगे बढ़ना है। देखिए PQR, फिर आर के बाद यहाँ से देखिए PQR ये लगातार लगे, आर के बाद STU, तो यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है, तो LMN लिखा है, तो N के बाद OPQ, तो Q होना चाहिए। क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे, Q, तो Q किस ऑप्शन में दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में, यहाँ पे B ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उस विकल्प को ज्ञात करें जो दिए गए समूह का वर्ग का सदस्य हो। अच्छा, वर्ग का सदस्य होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो प्रकृति विज्ञान, क्षर रश्मि विज्ञान और हृदय रोग विज्ञान, तो जीव विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, प्राणी विज्ञान, तो रुधिर विज्ञान। तो इसमें से दोस्तों तो देखो भूगर्भ विज्ञान, प्राणी विज्ञान और जीव विज्ञान, तो ये तो एक पर्टिकुलर किसी बेस पे लेके चलेंगे। तो रुधिर विज्ञान ये ब्लड से संबंधित होगा, क्योंकि विकृत विज्ञान, क्षर रश्मि विज्ञान और हृदय रोग विज्ञान ये बॉडी के पार्ट से रिलेटेड हैं, और रुधिर विज्ञान जो है खून से है, तो ये भी बॉडी का हिस्सा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे यही सही माना जाएगा। चलिए यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो देखिए ये 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब लिखा है, 2 का क्यूब लिखा है, 3 का क्यूब लिखा है, 4 का क्यूब लिखा है, 5 का क्यूब 125 होता है। ये लीजिए आंसर भाई। चलिए लुप्त संख्या x और y जो है हमको यहाँ पे फाइंड करनी है, ज्ञात करें, और y माइनस एक्स का मान भी ज्ञात करना है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 और 1 26, 2 28,
तो 1 2 3 आना चाहिए था, 28 और 3 31 होना चाहिए था, 31 और 4 35, 35 और 5 40 होना चाहिए था, 40 और 6 46, तो 40 में से 31 निकल जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा आपका। बिल्कुल भैया 9 आंसर आएगा, हाँ भैया बिल्कुल 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इतने सरल क्वेश्चंस अगर आपके सामने आ रहे हैं तो आप सोचिए कैसे नहीं आपके नंबर जो है 150 में 140 आएंगे। आप बस साथ रहिए, देखते हैं नहीं आएंगे कैसे नहीं आएंगे, ज़रूर आएंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखिए 32 32 32 32 32, सब कुछ 32 32 ही लिखा है। ठीक, 3 4, तो अब देखिए यहाँ पे 3 और 4 तो लिख दिया, लेकिन अब इसके बाद जो भी होगा तो सब गुणे में, तो 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 12 आएगा, 12 का गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ पे 48 आएगा, 48 और 12 8 96, 48 और 12 का गुणा तो 4 नहीं आ रहा है यहाँ पे। देखो दोस्तों, ये चीज़ यहाँ पे मिस्टेक ये हो रही है कि ये गलती हो रही थी, 3 और 4 तो ऐसे रहेगा, फिर उसके बाद देखिए 3 का गुणा 4 में 3 से गुणा होगा, फिर जो है 4 से होगा, फिर 5 से होगा। ठीक, यहाँ पे 3 से, बल्कि यहाँ पे 2 से होना चाहिए था, तो यहाँ पे ये गलत लिखा है, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, ये गलत लिखा है, तो 2 दूना 4 होना चाहिए था, 4 तियाँ 12, 12 चौक 48, तो चक्कू, फिर 48 पंचे होता है, फिर छक्का जब जाएगा तो 1200 आ जाता है। एक सेकंड रुकिए, 240 छक्का 0 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, 1440 आंसर आएगा दोस्तों इसका। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है आपका आंसर आ जाएगा 1440। तो 2 3 4 5 6, मतलब पीछे वाले नंबर्स का आपस में गुणा होता चला जाएगा। चलिए यहाँ पे देखना है, ये लिखा है तो ये 3 पे होता है, ये 5 पे होता है, ये जी 7 पे होता है, और के 11 12 पे होता है, नहीं के तो 11 पे होता है, तो यानी कि 3 2 5 2 7 4 11। ठीक है, ये पैटर्न आपका यूज हो रहा है। तो पहले 2 का गैप, फिर 2 का गैप, और फिर उसके बाद में 4 का गैप। तो देखो MNOPQ बहुत ज़्यादा हो गया, MNOPQ, तो MNO, तो पहले 2 का 13 2 15 और 16 17, PQ 16 पे होता है, और ये 17, और यस 21 पे होता है, नहीं ये 19 पे होता है। देखो यहाँ पे अगर हम लोग पैटर्न जोड़ें तो देखिए सॉल्व करने पे तो कुछ नहीं निकल के आ रहा है ऐसे, क्योंकि M के बाद Q आता है, MNOPQ 4 नंबर, इसमें 4 का गैप है, फिर Q के बाद S 2 का गैप है, और STUVW 4 का गैप है, M के बाद Q 4 का गैप है, Q के बाद ये तो हो नहीं रहा है, M के बाद अगर ये 3 3 3 का गैप हो रहा नहीं, तो यही तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा ही ऑप्शन सही होगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं वो मतलब अलग अलग पैटर्न पे जा रहे हैं, और लेकिन चलना कैसा है, एक पैटर्न पे चलना है। चलिए, इसमें लुप्त मान ज्ञात करना है। सी के बाद देखिए यहाँ पे सी के बाद ऐसे एफ जाइए, एफ के बाद आई जाइए, तो सी के बाद कितना आता है, सी के बाद एफ आए तो कितना हो जाएगा, सी के बाद एफ तो डी ई एफ 3 का गैप हो जाएगा, एफ के बाद जी एच आई 3 का गैप हो जाएगा, आई के बाद जे के एल, तो यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, यल आएगा। तो यल वाला कौन ऑप्शन है, सिर्फ एक ऑप्शन है, यही सही हो जाएगा। विकल्प में कौन सी श्रृंखला को पूरा करेगा, चलिए देखिए ए, अच्छा यहाँ पे गैप ढूंढना है, तो अगर पहले ऑप्शन पे डी, 2 ऑप्शन डी के हैं 2 ई के हैं, चलिए ए के बाद बी सी डी, तो अगर यहाँ पे डी रख लीजिए तो 3 का गैप, डी के बाद ई एफ जी एच आई 5 का गैप हो रहा है, तो 5 का तो गैप बन नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो गैप हो नहीं सकता। चलिए फिर अगर ई रख लेते हैं तब क्या हो जाएगा, ए के बाद ई बी सी डी, ई 4 का गैप आ जाएगा, एफ जी एच आई 4 का गैप आ जाएगा, जे के एल, अच्छा पी, फिर पी के बाद क्यू एल एम एन, अच्छा आई के बाद पी का गैप देखिए कितना, आई जे के एल एम एन ओ पी 7 का गैप है, क्यू आर एस टी यू बी डब्लू, तो यहाँ पे ये आपका ई वाला ऑप्शन आना चाहिए, ई यार इससे तो कुछ भी नहीं बन पा रहा है इसका, ए के बाद डी 4 और आई के बाद पी 7, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा,
कैसे होगा यार, ये तो मुझे भी नहीं अभी समझ में आ रहा है, क्योंकि इसको मैंने लगाया ही नहीं था, क्योंकि ये रीजनिंग थी। मैंने सोचा था इसको तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से मैं कर ही लूँगा, आपको बता दूंगा। लेकिन यार ये सवाल तो फंस रहा है यहाँ पे। इसका क्या ऑप्शन निकाल के इन लोगों ने दिया? वैसे मेरे हिसाब से तो इसमें EX होना चाहिए था, लेकिन अब कैसे आ रहा है ये तो यही बता सकते हैं। ए का अगर D हो रहा है, ABCD, तो EFG, अच्छा देखते हैं एक बार D रख के देखते हैं, ADI और P। तो यहाँ पे 4, फिर EFGHI, फिर 6, IJKLMNOP, ये 7, QRSTUVWXY 9 बाई। हाँ ठीक है, 4 2 6, फिर 1 7 और 2 9, फिर ठीक है, फिर तो पहले ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, इसमें लिखा है एक्स ने 15 किलोमीटर उत्तर की ओर, फिर अपने बाईं ओर 20 किलोमीटर चलाई। उसने अपने मूल स्थान तक पहुंचने के लिए कम से कम कितनी दूरी? 15 किलोमीटर उत्तर की ओर, फिर अपने बाईं ओर 20 किलोमीटर। अच्छा, तो यहाँ पे मूल स्थान तक पहुंचने के लिए कम से कम कितनी दूरी? तो कम से कम ये चलेगा। तो 20 20 संयम 400, 15 15 संयम 225, 625 आ जाएगा। 625 25 का होता है, यहाँ पे आपका आंसर 25 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए भाई, ये पूरे के पूरे जो 38 क्वेश्चन थे मैथ, जब मेंटल एबिलिटी कह सकते हैं, जो ये मैथ नहीं कहते हैं, इसमें मैथ और मेंटल एबिलिटी मतलब जो मैथ से जुड़ी हुई रीजनिंग होती है वो भी आती है, तो इसीलिए इसको मेंटल एबिलिटी नाम दिया गया है। ठीक है, और रीजनिंग आपकी अलग आती है, ये मेंटल एबिलिटी थी तो यहाँ पे मैथ भी आएगी, या मैथ एबिलिटी कह सकते हैं, जो भी कह लीजिए। इसमें मैथ प्लस रीजनिंग दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन मैथ वाली रीजनिंग आती है। तो हमारे देखिए ये 38 क्वेश्चंस जो थे कंप्लीट हो गए। आप इसको एक चीज़ का ये निकाल के जरूर देख लीजिएगा कि पेपर किस पैटर्न पे आता है, किस तरीके से आता है। तो पेपर दोस्तों इस तरीके से आता है, इसका लेवल यही रहता है। इस बार थोड़ा सा पेपर मॉडरेट हो जाएगा, वैकेंसी ज़्यादा है। बस आपको क्या करना है, मैथ सीखनी है। अगर आप मैथ सीख लेते हैं और रीजनिंग थोड़ी अच्छे से सीख लीजिए, तो आपको ये नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर आप इस 150 नंबर में अगर आप 140 नंबर मार देते हैं, अगर 140 प्लस मार देते हैं, तो आप सोचिए आपके पास 150 नंबर का तो टोटल पेपर नहीं, 300 नंबर का पेपर है। हाँ, 300 नंबर का पेपर है। अगर आप यहाँ से उठा के आप कितना भी कम करिए, तो 75 75 150 नंबर का पेपर है आपके पास। 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर का पेपर है। अगर आप यहाँ पे 38 75 क्वेश्चन, अगर 75 क्वेश्चन में 150 नंबर में अगर आप 140 नंबर ले आइए, नहीं 140 लेके आइए तो चलिए आप कोई नहीं, आप 135 कर लीजिए। आप अगर 135 इधर से लेके आते हैं, ठीक है, मैथ और रीजनिंग में, और अगर आप हिंदी में भी आप अगर 30 दूना 60 नंबर मान लीजिए तो 195 होगा। और 40 नंबर आप GS के जोड़ लीजिए तो 195 और 40 होते हैं 235। 235 में आपका किसी भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, आपका नाम 100% श्योरली होगा। तो दोस्तों आप मैथ में आपको ट्रिक और बेसिक के साथ में जब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा अभी, जैसे ही ये प्रीवियस ईयर के पेपर हमारे खत्म होते हैं, मैं चैप्टर वाइज मैथ आपको पूरी कंप्लीट कराऊंगा। पूरे जितने भी चैप्टर हैं आपके सारे के सारे कंप्लीट कराऊंगा। तो उसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ में, और जो भी यहाँ पे आपके साथ में आएगा, एक भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं वहाँ पे आपको फंसेगा जो आपसे नहीं होगा। रीजनिंग में भी वही चीज़ होगी, और आप विद इन टाइम करके आएंगे। चलिए दोस्तों, मेरा टारगेट ही है कि मैथ और रीजनिंग में आपको जो है 150 में 140 प्लस नंबर दिलाना। अगर बाकी आप लोग जो है ये सेशन अगर पसंद आया है मैथ का, देख लीजिए पेपर ऐसा ही आता है आपको सॉल्व करना। यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, फास्टली सॉल्व किया है। क्यों? क्योंकि आपको समझाना नहीं था, आपको बताना था, आप खुद से मैच करिए ये बताना था। बाकी पेपर इस पैटर्न पे आएगा, आप ये देख लीजिए, ये दिखाना था। बाकी जब हम लोग पढ़ेंगे तो चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, वहाँ पे पूरा फुल डिटेल के साथ में आपको समझाया जाएगा। तब इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको मैथ और रीजनिंग सीखनी है, कॉन्फिडेंस लाना है अपने अंदर, पेपर निकालना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मैथ और रीजनिंग को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। बाकी दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जितने भी नए लोग आ रहे हो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।